हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का बीएससी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट या फिर आप बोलते हैं पेपर फर्स्ट जिसको, बॉटनी थर्ड यूनिट चल रही थी हमारी फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में 7 लेक्चर आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। कितने लेक्चर? 7। ये 8वां नंबर लेक्चर है। इसमें हम नॉस्टॉक के बारे में बात करेंगे। नॉस्टॉक का इंट्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसका सिस्टमेटिक पोजीशन, रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल, हर एक चीज़ देखने वाले हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर वगैरह, क्योंकि भाई इस पे पूरा कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और जिस यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू टाइप होने वाले हैं एग्जाम, वहाँ एमसीक्यू भी यहाँ से स्ट्रक्चर वगैरह से, और इसका जो हेट्रोसिस्ट होता है इसमें जानते ही हो आप, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है जो, उस पर खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बीएससी फर्स्ट ईयर का है ये, बीएससी फर्स्ट ईयर। और आप लोग बराबर रेगुलर क्लासें करते रहें जिससे कि आपका बैकलॉग ना हो, और साथ ही साथ आप चीज़ों को तैयार करते रहें। ठीक है, तो नॉस्टॉक की अगर सिस्टेमेटिक पोजीशन की बात करें, सिस्टेमेटिक पोजीशन मतलब क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हिंदी में हम बोलते हैं इसको वर्गीकरण। वर्गीकरण। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, सिस्टेमेटिक पोजीशन में क्लास है इसका साइनोफाइसी। क्लास क्या है? साइनोफाइसी, जिसमें कि साइनोबैक्टीरिया रखे हुए हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA। नोस्टॉक भी आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है। ऑर्डर है इसका नोस्टोकेल्स, और फैमिली है नोस्टोकेसी। ठीक, तो ये बहुत ही आसान है याद रखने की। जो ट्रिक होती है इसकी, जैसे जब हम प्लांटों का क्लासिफिकेशन करते हैं तो ऑर्डर में एल्स जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? ऑर्डर में एल्स जुड़ जाता है। ऐसे ही एनिमल में आपको पता है, जब हम ऑर्डर लिखते हैं तो क्या जुड़ता है? वहाँ आइडिया जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? आइडिया। फैमिली में क्या जुड़ता है? जैसे म्यूसिडी पढ़े होगे तो लास्ट में आइडिया आता है, म्यूसाइडिया। ऐसे ही जैसे हम लोगों का होमो सैपियंस, जब ह्यूमन का करते हो आप क्लासिफिकेशन, तो उसमें क्या आती है? फैमिली होमोनिडी, तो लास्ट में होमोनिआइडी आता है ना, आइडिया। यहाँ पे वैसे ही फैमिली में एशियाई जोड़ दिया करिए आप, एशियाई। ठीक है, एशियाई। और जो ऑर्डर होता है इसमें एल से जुड़ जाता है। तो ये सिस्टेमेटिक पोजीशन आपको याद रखना है, क्योंकि ये स्पीसीज आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, तो आपको ये लिखना रहेगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि नोस्टॉक जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है। अकरेंस की बात करते हैं, ठीक है, कि कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। स्पीसीज ऑफ नोस्टॉक अकर इन फ्रेश वाटर। अब भाई फ्रेश वाटर क्या होता है? देखो वाटर, अब बहुत इसमें बच्चे कुछ कंफ्यूज रहते हैं कि फ्रेश वाटर क्या है। ठीक है, वाटर में अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे कि साल्टी वाटर होता है। कैसा? साल्टी वाटर। साल्टी वाटर वो होता है जैसे कि जो समुद्र का पानी है, खारा जल। और फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर का मतलब है जैसे नदी का जो पानी है, नदियों का है, तालाब का है, ये सब फ्रेश वाटर होते हैं। एज वेल एज इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, मतलब नोस्टॉक आपको या तो फ्रेश वाटर में मिलेगी। फ्रेश वाटर मतलब नदी है, तालाब है, झील है आपकी, इसमें लवणीय नहीं होता है, फ्रेश वाटर होता है। एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, मतलब जो स्थलीय आवास है वहां पे आपको मिल जाएगा। जैसे जो काई लग जाती है ना, धान के खेतों में उगाया जाता है नोस्टॉक को, बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करते हैं ये, जिससे क्या होता है, ये नाइट्रोजन का सिंथेसिस करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, तो हमारे धान की जो फसल होती है बहुत अच्छी होती है। द फ्रेश वाटर स्पीसीज फॉर्म मैक्रोस्कोपिक कॉलोनी, मतलब इसमें बड़ी बड़ी मैक्रोस्कोपिक कॉलोनी बना लेती हैं जो वाटर में होती है स्पीसीज, उथले जल में प्रेजेंट होती हैं। ऑन द सरफेस ऑफ वाटर विच वेरी फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर टू 8 सेंटीमीटर और मोर इन डायमीटर, तो आपको मतलब उंगली जितनी बड़ी आपकी है, इस इतनी इतनी बड़ी, और इससे बड़ी बड़ी, जितनी लंबी जनरल फिंगर होती है हमारी, जो पेन होता है आपका पेन, उतनी बड़ी तक हो सकती है कॉलोनी, और हरी हरी आपको दिखेंगी वाटर में ऊपर
तैरती हुई। ईच कॉलोनी इज बाउंडेड एक्सटर्नली बाय अ पेलिकल लाइक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो मतलब नोस्टॉक की कॉलोनी होगी, उस पूरे कॉलोनी के ऊपर एक एक्सटर्नल पेलिकल लाइक मतलब लचीला पदार्थ जमा हो जाता है। जैसे नोस्टॉक कम्युनी अ टेरेस्ट्रियल स्पीसीज ऑफ अल्पाइन रीजन। अल्पाइन रीजन जो है वहां पे स्थलीय प्रजाति है वहां की नोस्टॉक कम्यून। सॉरी। फॉर्म्स लेदरी और रबरी सीड on the damp soil. Some species of nostoc are endophytic. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि इंडोफिटिक नोस्टॉक पंक्टिफार्मी, ये यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है ना, नोस्टॉक पंक्टिफार्मी, ये आपको साइकस की कोरेलॉइड रूट के अंदर मिलती है। जब किसी चीज़ के अंदर कोई स्पीसीज होती है तो उसको इंडोफिटिक बोलते हैं, और जब किसी प्लांट या एनिमल के ऊपर जब कोई स्पीसीज ग्रो करती है तो उसको बोलते हैं एपीफिटिक। तो ये नोस्टॉक जो है इसकी कई सारी स्पीसीज हैं जो एंडोफिटिक नेचर की होती हैं। ठीक है, तो इसका नाम आपको याद रखना है। एंडोफिटिक कौन सी है? नोस्टॉक पंक्टिफार्मी, जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन दर्शाती है किसके साथ? बहुत सारे प्लांट हैं ऐसे, जैसे कि फाउंड इन द कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस एंड एंथोसिरोस थैलस। एंथोसिरोस क्या है? ये एक ब्रायोफाइट है जिसके बारे में आप सेकेंड सेमेस्टर में आपको बॉटनी में पढ़ना पड़ेगा, एंथोसिरोस और साइकस के बारे में। तो ये ब्रायोफाइट है, इस ब्रायोफाइट के थैलस में आपको नोस्टॉक पंक्टिफार्मी मिलती है और कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस। ये दो लाइनें जो हैं तीन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एमसीक्यू उस पर भर मार के आते हैं और एक एक नंबर के क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं। एंड नोस्टॉक स्फेरिकम कामा नोस्टॉक कोलेमा आर द कंपोनेंट्स ऑफ लाइकेन एंड अकर इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद फंजाई। अब आपको पता है जो लाइकेन होते हैं, कौन से लाइकेन? लाइकेन हमको पढ़ना भी है अगले चैप्टरों में। तो लाइकेन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है एल्गी का और दूसरा होता है फंजाई का। तो इसमें जो एल्गी वाला पार्ट है, बहुत सारी ऐसी लाइकेन है जिसमें एल्गी वाला पार्ट नोस्टॉक बनाती है, क्योंकि नोस्टॉक एक एल्गी है, और अदर फंजाई भी हो सकती हैं जो एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग कर सकती हैं। सम स्पीसीज ऑफ नोस्टॉक आर ग्रो इन राइस फील्ड। मैंने कहा था ना, जो धान के खेत होते हैं, धान के खेतों में हम उगाते हैं। दे हैव द कैपेबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, thus helping in increasing fertility of the soil। मतलब जो हमारी मृदा है उसकी उर्वरा शक्ति को इंक्रीज कर देती है। बहुत सारी ऐसी नोस्टॉक की स्पीसीज हैं। ठीक है, नोस्टॉक है, एजोटोबैक्टर है, राइजोबियम है, ये सब उगाए जाते हैं। राइजोबियम ज़्यादातर लेग्यूमिनस प्लांटों में नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, हर जगह से इनसे क्वेश्चन आता है, आपको याद होनी चाहिए ये सब चीज़ें। चलिए भाई हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। सम स्पीसीज ऑफ नोस्टॉक आर ग्रो इन राइस फील्ड, दे हैव द कैपेबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हेल्पिंग इन इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे आपको ये देख रहा है बंदे, देख यहाँ पे एक नोस्टॉक का बाल बना हुआ है। ठीक, और ये ग्रोथ करके इस तरीके से मल्टीप्लाई करके बहुत सारी सेल्स फिलामेंट के रूप में इस तरीके से अरेंज हो जाती है। ये भी एक फिलामेंटस एल्गी का एग्जाम्पल है और कॉलोनियल का भी है, क्योंकि ये फिलामेंट कॉलोनी के रूप में भी इकट्ठे हो जाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सेल है इसमें जो ये है इंटरकैलरी हेटेरोसिस्ट। इस पर शॉर्ट नोट बहुत ज़्यादा पूछा गया है। इंटरकैलरी हेटेरोसिस्ट जो है इस पे शॉर्ट नोट्स, और इसके अलावा शॉर्ट नोट हो गया और इस पे एमसीक्यू। पिछली बार कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं थी जिसमें हेटेरोसिस्ट पे एक आधा क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में अभी हम आगे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो ये इस तरीके से फिलामेंट
सेल्स का बना होता है, इसको समझ लीजिए पहले आप। इसमें बीच बीच में इस तरीके से आपको हेटेरोसिस्ट देखने को मिलती है, हेटेरोसिस्ट। असल में हेटेरोसिस्ट और कुछ नहीं है, ये सेल ही है, थोड़ा स्पेशलाइज्ड होती है, मतलब अदर सेल के कंपैरिजन में इसमें एंजाइम्स जो होते हैं, जैसे नाइट्रोजिनेज एंजाइम इसमें मिलेगा आपको, नाइट्रोजिनेज एंजाइम मिलेगा, ग्लूटामेट मिलेगा। कौन मिलेगा? ग्लूटामेट। ये एंजाइम जो होते हैं, ये एंजाइम का काम क्या होता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, मोलिकुलर नाइट्रोजन जो है उसको सिंथेसाइज करते हैं नाइट्रेट के फॉर्म में, जिसको प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। आपको पता होगा भाई नाइट्रोजन की आवश्यकता तो हर एक ऑर्गेनिज्म को है, प्लांटों को भी है, और ये मेजर पार्ट होता है। जैसे आप पढ़ोगे आगे चलकर, कभी जब आप अगले सेमेस्टर में मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ोगे, तो उसमें आप पढ़ोगे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक तत्व और बृहद पोषक तत्व, मतलब जिनकी ज्यादा आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन भी एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। नाइट्रोजन की आवश्यकता प्लांट में सबसे ज्यादा होती है, बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट हैं उनमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट नाइट्रोजन की होती है। तो नाइट्रोजन सीधे N2 के फॉर्म में नहीं एब्जॉर्ब किया जाता है, ये प्लांट N2 के रूप में नहीं एब्जॉर्ब कर पाते हैं, इसको आयनिक फॉर्म में NO3 माइनस जो होता है नाइट्रेट आयन, ये क्या है? नाइट्रेट आयन। तो नाइट्रेट आयन के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट, इसलिए इसे N2 को नाइट्रोट में कन्वर्ट करने के लिए ये हेटेरोसिस्ट जिम्मेदार होता है। इसके अंदर नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज होता है। इसलिए इस एंजाइम की हेल्प से जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है, आणविक नाइट्रोजन, मोलिकुलर नाइट्रोजन, इसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट आयन में, जो कि एब्जॉर्बेबल फॉर्म है फॉर प्लांट्स। ठीक है, तो जैसे धानों के खेत में आप उगाओगे तो नो स्टॉक, भाई जितने क्षेत्र में आपके फैले हुए हैं धान, उतने दूर के जो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन होगी उन सबको ये खींच के आपके प्लांटों को एब्जॉर्ब करवा देंगे, तो आपके प्लांट की ग्रोथ तगड़ी हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से ये हेटेरोसिस्ट है और ये सेल्स अरेंज होती हैं। सेल में साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स पड़े होते हैं, जो कि साइनोबैक्टीरिया का स्पेसिफिक फीचर है। ये अकाइनिट्स क्या है? ये अकाइनिट्स जो है ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। इसका जो देखो आप, साइटोप्लाज्म कंपेरेटिवली ज़्यादा डेंस है, बाकी जो सेल्स हैं उसके कंपैरिजन में इसका साइटोप्लाज्म ज़्यादा डेंस है, इसमें मटेरियल ज़्यादा है। ये भी स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। जनरली ये जो हेटेरोसिस्ट होता है उसके आसपास में ही सेल प्रेजेंट होती हैं और ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। आगे भी हम दिखाएंगे किस तरीके से काइनेट से रिप्रोडक्शन होता है। और इस पूरे फिलामेंट के ऊपर एक म्यूसिलेजिनस सीथ चढ़ा होता है। ठीक, जिलेटिनस सबस्टांस इसको बोलते हैं। म्यूसिलेजिनस सीथ जो है ये जिलेटिनस सबस्टांस से बना होता है। जिलेटिनस सबस्टांस से बनी हुई एक ऊपर पूरी लेयर होती है सबस्टांस, इसी के कारण इसको लचीलापन प्रदान होता है। तो आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस पूरे फिलामेंट को हम ट्राइकोम भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? ये पूरा फिलामेंट जो है इसको हम बोलते हैं ट्राइकोम। तो जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ, एक एक बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो एक एक पॉइंट आपको याद करना है। ठीक, कोई भी छूटना नहीं चाहिए आपको आपसे। यहाँ पे अगर हम भारत में बात करें अपने इंडिया में, तो इंडिया में नो स्टॉक की लगभग 26 स्पीसीज पाई जाती है। इन इंडिया नो स्टॉक इज रिप्रेजेंटेड बाय अबाउट 26 स्पीसीज ऑफ हिच नो स्टॉक कैल्किकोला, नो स्टॉक इंडोफाइलम, नो स्टॉक एलिप्सोपोरम, नो स्टॉक म्यूस्कोरम, नो स्टॉक पंक्टिफार्मी, जो कि एंथोसिरोस के थैलस और साइकस के कोरेलॉइड रूट में मिलती है। साइकस के कोरेलॉइड रूट का जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हो तो उसका जो कोर्टेक्स रीजन होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, आउटर, मिडिल और इनर। जो मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर ऑफ कोर्टेक्स ऑफ साइकस कोरेलॉइड रूट, उसमें आपको देखने को मिलते हैं नो स्टॉक पंक्टिफार्मी और एनाबीना साइकेडी। 2 स्पीसीज होती हैं, एनाबीना साइकेडी
और नोस्टॉक पंक्टिफॉर्मी, ये दोनों मिलते हैं साइकस के कोरेलॉइड रूट के कोर्टेक्स की मिडिल लेयर में। ये आपको सेकंड सेमेस्टर में हम डिटेल में बताएंगे, ठीक है, जब सेक्शन वगैरह काटेंगे। जिम्नोस्पर्म में आपका आता है साइकस और पाइनस, तो उनमें बढ़िया से हम आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। चलिए अगले साइड पे हम मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ थोड़ा सा थैलस स्ट्रक्चर की। थैलस स्ट्रक्चर भाई जितना मैंने आपको दिखाया, फिलामेंट, ट्राइक्रोम, जो जो चीज़ें उसमें बताया वही सब इसमें आपको लिखना है। तो अच्छे तरीके से आपको समझा दिया हूँ, आप अपने आप भी लिख सकते हो। द ट्राइकोम ऑफ नोस्टॉक आर यूनिसेरिएट, यूजली कंटोर्टेड एंड ट्विस्टेड इन वेरियस वेज। तो मतलब इस तरीके से होता है ना, ऐसे तो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वही बात लिखी गई है। एन इम्पोर्टेंट फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट constrictions between the adjacent cells which give a characteristic moniliform appearance to the trichome। तो ये मोनिलीफॉर्म अपीयरेंस पे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, जो अभी आपने देखा कि वो सर्पिलाकार घूमे हुए होते हैं। ईच ट्राइकोम इज इनवेलप इन अ जिलेटिनस शीथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। वही जो आपका म्यूसिलेजिनस शीथ था वो जिलेटिनस सबस्टांस का बना होता, मैंने वहीं पे लिखवा दिया था, और नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, इससे रिवाइज भी करना नोट्स से, ठीक। तो प्रत्येक ट्राइकोम के ऊपर एक एनवेलप होता है, मतलब कवरिंग होती है चिपचिपे पदार्थ की, जिलेटिनस सब्सटेंस की, व्हिच इज ट्रांसपेरेंट, हाईलाइन और कलर्ड। तो ये प्रॉपर्टी है जिलेटिनस सब्सटेंस की। ट्रांसपेरेंट होता है मतलब पारदर्शी है, अंदर तक चीजें आपको दिख जाएंगी उसके आर पार। हाईलाइन होता है और कलर्ड होता है। यूजली मैनी ट्राइकोम्स एग्रीगेट टुगेदर एंड देयर जिलेटिनस एनवेलप डिसोल्व टू फॉर्म कॉलोनी ऑफ वेरियस शेप एंड साइज। तो बहुत सारे ट्राइक्रोम आपस में मिलकर कॉलोनी बनाते हैं अलग अलग शेप और साइज की। द ट्राइकोम ऑफ नोस्टॉक आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हेटेरोसिस्ट। अब यहाँ से आपका हेटेरोसिस्ट का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे अलग से भी क्वेश्चन खोवाते हैं, ठीक है। थैलेस स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसमें सब कुछ आप बताओगे। अगर हेटेरोसिस्ट के बारे में पूछता है तो इसको भी बताना पड़ेगा। विच आर इंटर कैलरी और ओकेशनली टर्मिनल। तो दो टाइप के हेटेरोसिस्ट होते हैं। पिछली बार यूनिवर्सिटी में एग्जाम में पूछा गया था आपके फर्स्ट सेमेस्टर में ही कि डिफरेंस बताइए, जो इंटर कैलरी और टर्मिनल हेटेरोसिस्ट होते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। आप लोग पेपर देखे होंगे पुराना, तो उसमें मिलेगा आपको, और एमसीक्यू भी इस पे दोनों पे आ चुके हैं। यूजली सोलेटरी एंड ऑफ मच द सेम साइज एंड शेप एज द वेजिटेटिव सेल्स। द इंटर कैलरी हेटेरोसिस्ट हैव टू पोलर नोड्यूल्स। तो इसमें दो पोलर नोड्यूल्स होते हैं, ऐसे ये सेल्स थी, इसमें दो पोलर नोड्यूल ऐसे निकले हुए थे। एंड द टर्मिनल वंस हैव ओनली वन बेसल पोलर नोड्यूल। तो ये डिफरेंस होता है टर्मिनल और इंटर कैलरी हेटेरोसिस्ट में। अब हम सेल के एक सिंगल सेल, भाई ट्राइकोम जो है कई सारी सेल्स से मिलकर बना हुआ था इस तरीके से। अब हम एक सिंगल सेल की बात करते हैं। इसमें जो एक सिंगल सेल है इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक। द सेल्स आर स्फेरिकल, तो आपको दिखती हैं गोलाकार, राउंडेड होती हैं, एंड एग्जिबिट टिपिकली साइनोफाइसियन सेल स्ट्रक्चर। मतलब जनरली आपको एक बैक्टीरिया लाइक मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि ये भी साइनो बैक्टीरिया ही है। तो साइनोफाइसियन सेल कहने का मतलब जो साइनो बैक्टीरिया की सेल्स होती हैं, बैक्टीरिया लाइक स्ट्रक्चर होगा। द सेल वॉल इज म्यूकोपॉलीमेरिक। जिस चीज की सेल वॉल आपकी बैक्टीरिया की बनी होती है सेम यहाँ भी होगा। भाई म्यूकोपॉलीमर बोलो, पॉलीमेरिक, या फिर म्यूकोपॉलीपेप्टाइड बोलो, या फिर पेप्टाइडोग्लाइकन बोलो, बात वही है। The protoplast is differentiated into the peripheral chromoplasm and the central centroplasm और न्यूक्लियोप्लाज्म। तो सेल में दो तरीके से प्रोटोप्लास्ट बटा होता है। बाहर जो पेरीफेरी में प्रेजेंट है, परिधीय साइटोप्लाज्म जो प्रोटोप्लाज्म है, इसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लाज्म, और सेंटर में जो न्यूक्लियर पार्ट होता है ये वाला, इसको हम सेंटर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म या सेंट्रोप्लाज्म।
प्लाज्म बोलते हैं, और पेरीफेरी में जो प्रेजेंट है बाहर, इसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लाज्म। क्रोमोप्लाज्म, ठीक। द क्रोमोप्लाज्म हैज पिगमेंट्स। अब इसमें पिगमेंट होंगे भाई, जो ये क्रोमोप्लाज है बाहर वाला, क्योंकि आपको पता है साइनोफाइसियन सेल्स जो है, साइनोबैक्टीरिया भले ही लेकिन ये फोटोसिंथेटिक है, क्योंकि एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल है, तो इसमें पिगमेंट तो होंगे ही भाई, वरना फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे। साइनोफाइसियन प्रोटीन ग्रेन्यूल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं क्रोमोप्लाज्म में। ये क्रोमोप्लाज्म के फीचर है कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए आगे हम एक आपको और स्ट्रक्चर दिखाते हैं अच्छा सा, जिससे और अच्छा आपका विजुअलाइजेशन होगा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए सेल में दो पोलर नोड्यूल्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक। एक ये पोलर नोड्यूल है ये वाला, और दूसरा ये वाला पोलर नोड्यूल है। ये आपको हेटेरोसिस्ट दिखाया गया है। यहाँ पे पोर होते हैं, मतलब छिद्र प्रेजेंट होते हैं दोनों पोलर नोड्यूल में। ये हेटेरोसिस्ट सेल है, और ये जनरल सेल है। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स है हेटेरोसिस्ट, और ये सिंपल सेल जो प्रेजेंट होती है। देखिए बाहर का जो पार्ट है आपका पेरीफेरी का, जो इतना पार्ट है ये बाहर वाला, ये वाला जिसको मैं रेड से इस तरीके से दिखा रहा हूँ आपको, ये एरिया जो है इसको हम क्रोमोप्लाज्म बोलते हैं। इसमें साइनोफाइसियन सेल्स जो है, इसमें पिगमेंट प्रेजेंट हो गया बहुत सारे, इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल, स्यूडो वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। गैस वैक्यूल भी होगा, इसी को गैस वैक्यूल भी आप बोल सकते हो, क्योंकि गैस वैक्यूल बैक्टीरिया का फीचर होता है। और क्रोमोप्लाज्म में क्या होंगे, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स पड़े होते हैं, ठीक। राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। और बीच वाला जो पार्ट आपका है ये वाला, ये क्या है, ये रीजन जो है इसको हम सेंट्रोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। बाहर ये आपकी सेलवाल है, क्या है, सेलवाल या कोशिका भित्ति हिंदी में जिसको हम बोलते हैं। तो ये एक सिंपल सेल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें जो क्रोमोप्लाज्म है, इसमें साइनोफाइसियन स्टार्च भी प्रेजेंट होता है। क्या होता है, साइनोफाइसियन स्टार्च भी प्रेजेंट होता है, साइनोफाइसियन स्टार्च। द सेंट्रल कलरलेस सेंट्रोप्लाज्म इज द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल। तो बीच वाला जो पार्ट था, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म या सेंट्रोप्लाज्म हम बोलते हैं, वो क्या है, न्यूक्लियर रीजन है, मतलब वहां पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। अनलाइक यूकैरियोटिक सेल इट लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। भाई बैक्टीरिया है मतलब प्रोकैरियोट है, और प्रोकैरियोट का फीचर ही होता है कि न्यूक्लियस के ऊपर उसकी मेम्ब्रेन अब्सेंट होगी, और न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है वो भी नहीं होगा, और उसके ऊपर जो इस तरीके से एक लेयर होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी अब्सेंट होगी। तो ये जो न्यूक्लियोलस है और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सब चीज़ें अब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल में। और साइनोबैक्टीरिया, भाई बैक्टीरिया तो जानते ही हो आप प्रोकैरियोट है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी आपको याद रखना है। अनलाइक लिखा है ना, अनलाइक यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के जैसे नहीं होते हैं, लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। दिस टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड इंसिपिएंट सेल न्यूक्लियस। इस प्रकार के जो केंद्रक होता है न्यूक्लियस, उसको हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोलते हैं। चलिए भाई अगले पार्ट पे हम मूव करते हैं। तो आपको ये प्रॉपर नोट्स भी बनाने हैं, अपने आप भी साथ में लिखोगे चीज़ों को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, चीज़ें देर तक याद भी रहेंगी। और एक बार क्या भाई, इसको 4 बार लिखा करो, क्योंकि क्वेश्चन तो सब यहीं से आएंगे, तभी तो याद होगा जब बार बार लिखोगे। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, मतलब हिंदी में बोले तो जनन। जनन कौन कौन सी मेथड से होता है नोस्टॉक में। नोस्टॉक रिप्रोड्यूसेस ओनली वेजिटेटिवली। क्यों, क्योंकि भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बैक्टीरिया में कंप्लीटली अब्सेंट होता है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, बैक्टीरिया की, तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल नहीं पाया जाता है, और ये एक प्रकार से बैक्टीरिया ही है। तो इसमें सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, इसमें अलग अलग मेथड हैं भी हम बताएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंप्लीटली अब्सेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक्स प्लेस बाय द फॉलोइंग मेथड्स। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, प्रोपेगेशन है, ये कई सारे मेथड से होता है। पहला है बाई फ्रेगमेंटेशन, मतलब खंडन। इसको क्या बोलते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं खंडन। फिलामेंट का खंडन हो गया,
खंडन के थ्रू, ठीक, खंडन द्वारा। द कॉलोनी में ब्रेक इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स ड्यू टू मैकेनिकल, फिजियोलॉजिकल और अदर फैक्टर्स। मान लो कि भाई जैसे वाटर में है, वाटर में इसकी कॉलोनी तैर रही है, अब उसमें बहुत सारे जलीय जीव भी होते हैं, जैसे बड़ी मछलियां भी होती। तो मान लो मछली तड़की उसमें और फिलामेंट फट गया, टूट गया, तो वो जो कॉलोनी ब्रेक हो जाएगी। मतलब मैकेनिकल फैक्टर हो सकता है कॉलोनी को ब्रेक करने के लिए, या फिजियोलॉजिकल या फिर अदर फैक्टर हो सकते हैं। ठीक, तो जिससे क्या होता है, जैसे धान के खेत में मान लो कॉलोनी उगी और आप अपने धान के निरीक्षण करने गए देखने, तो आपका पैर उस पर पड़ा, कॉलोनी ब्रेक हो गई, तो जितने भी पार्ट बनेंगे कॉलोनी के वो अलग अलग कॉलोनी फिर से फॉर्म कर लेंगे। तो ये रिप्रोडक्शन की मेथड है। ईच फ्रेगमेंट हैज द कैपेबिलिटी टू डेवलप इनटू अ न्यू कॉलोनी। सेम वही बात, एक कॉलोनी अलग अलग पार्ट में ब्रेक हो जाएगी बाय द वेरियस टाइप ऑफ फैक्टर्स लाइक मैकेनिकल फैक्टर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर और अदर फैक्टर, जिससे कि आपकी जो ब्रेकिंग आएगी वो खंड जितने भी होंगे सेगमेंट्स, वो सभी न्यू कॉलोनी को डेवलप कर लेंगे। सेकंड है बाय हार्मोगोनिया। अगेन इस पे अलग से शॉर्ट नोट पूछा गया है। हार्मोगोनिया सिर्फ लिखा होता है राइट शॉर्ट नोट ऑन हार्मोगोनिया, तो इस पे भी शॉर्ट नोट पूछा गया है, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। कमेंट 3 नंबर में आपका ये 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इस बार भी पूछे जाने की चांसेस है। द ट्राइकोम ब्रेक्स इनटू स्मॉल सेगमेंट्स ड्यू टू द डीजेनरेशन ऑफ इंटरकैलरी वेजिटेटिव सेल्स और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट। मतलब जो हेट्रोसिस्ट था, कई सारी सेल्स लगी हुई थी इस तरीके से, और बीच में एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होती थी जिसको आप क्या बोलते थे, जिसमें 2 पोलर नोड्यूल होते हैं, ये हेट्रोसिस्ट है। तो यहाँ से ये ब्रेक कर गया फिलामेंट, तो ब्रेक करने से क्या होता है, अब यहाँ हार्मोगोनियम भी बनेगा अभी। मल्टी सेलुलर फ्रेगमेंट्स सो फॉर्म्ड आर सेल्ड, मल्टीसेलुलर फ्रेगमेंट सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड हार्मोगोनिया। मतलब जो यहाँ से पार्ट डिटेच हो गया है, ये जो पार्ट अलग हो गया है, इसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर, मतलब कई सारी सेल्स है इसमें, तो इस वाले पार्ट को हम हार्मोगोनिया बोलते हैं। देखो अंतर क्या है फ्रेगमेंटेशन में भी, अब आप सोच रहे हो कि फ्रेगमेंटेशन भी इसी तरीके से सेल्स अलग हो जाती थी, वहाँ पूरी होल कॉलोनी की बात करते हैं, उसमें इस तरीके से कई सारे नोस्टॉक प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इस तरीके से कई सारे नोस्टॉक के ट्राइकोम होंगे। यहाँ एक सिंगल सिंगल ट्राइकोम की बात की जा रही है हार्मोगोनियम में, ठीक। तो कॉलोनी इस तरीके से ब्रेक होती होगी, और यहाँ एक स्पेसिफिक रीजन है हेट्रोसिस्ट, जो इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट है, वहाँ से ब्रेक डाउन होता है सिंगल ट्राइकोम का, जिससे कि जो ये पार्ट डिटेच हो जाता है, इसको हम हार्मोगोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्मोगोनियम। दे कम आउट ऑफ द जिलेटिनस शीथ ऑफ द कॉलोनी, ग्रो रैपिडली एंड फॉर्म न्यू कॉलोनीज। तो ये जो पार्ट डिटेच हो गया है, ये बहुत ही तेज ग्रोथ होती है इसमें, और एक नई कॉलोनी का निर्माण कर लेता है। वेरी ऑफ्टन द हार्मोगोन्स fail to come out of the parent colony and divide। यहाँ पे देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, इसमें कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ये देखिए भाई इसमें दिख रहा है, ये इसके ऊपर और भी बहुत सारी सेल्स होंगी, हुआ करती होंगी कभी, ठीक है। और ये यहाँ से डिटेच हो गया, तो इतना पार्ट बस सिर्फ हार्मोगोनियम का दिखाया गया। जैसे कि ये मान लीजिए आप इस तरीके से पूरा लगा हुआ था, ठीक, पूरा एक ट्राइकोम था। अब इसमें ये स्पेशलाइज सेल्स इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट था, यहाँ से ये ब्रेक हो गया, तो इतना पार्ट ये क्या है आपका, ये है हार्मोगोनियम। क्या है, हार्मोगोनियम, हार्मोगोनियम। तो ये सिर्फ हार्मोगोनियम को उठा के यहाँ पे दिखाया गया है कि इस हार्मोगोनियम की ग्रोथ कैसे होती है। देखो ये हार्मोगोनियम है, इसके टॉप पे हेट्रोसिस्ट है, क्योंकि ये हेट्रोसिस्ट से ही तो डिवाइड हुआ है, तो इसमें एंड पे क्या होगा, हेट्रोसिस्ट। अब ये देखो सेल्स मल्टीप्लाई की बाय द डिवीजन, ठीक, यहाँ पे
ये डिवाइड करके देखो कितना सेल मास इकट्ठा कर ली है, बहुत सारी सेल्स में डिवाइड हो गई और धीरे धीरे इस तरीके से इनके ऊपर जिलेटिनस सबस्टांस भी बढ़ता गया और नई कॉलोनी बना ली, मतलब कई सारे ट्राइकोम, एक ये वाला ट्राइकोम है, एक ये वाला ट्राइकोम है, एक ये वाला, कई सारे ट्राइकोम इसमें डेवलप हो गए हैं से एक सिंगल हार्मोगोनियम से, तो एक नई कॉलोनी को फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें डिवीजन होता है। अब हम बात करते हैं अकाइनीट की। अभी तक जितने पार्ट मैंने बताया है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका क्या क्या था? पहला मैंने बताया था कि हेटेरोसिस्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है, हेटेरोसिस्ट, और उसके बाद में सेकंड जो आपका है वो अकाइनीट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हेटेरोसिस्ट और अकाइनीट पेपर छूटता ही नहीं है। ये टॉपिक तो पेपर में छूट ही नहीं सकते, कैसा भी पेपर बनाया जाए इन पे शॉर्ट नोट तो पक्का आना ही है। वैसे शॉर्ट नोट वाले इसमें पार्ट बहुत सारा है, लेकिन ये इनके चांसेस 99.999% है। ठीक, समझ रहे हो, ये आते ही आते हैं। तो अकाइनेट और हेट्रोसिस्ट आपको अलग से खूब तगड़े से पढ़ के जाना है, इसको नोट करना और कई बार लिख के प्रैक्टिस करना। समझ में आई बात? क्योंकि ये पेपर में सीधा पूछा जाएगा। ड्यूरिंग अनफेवरेबल पीरियड, मतलब भाई अनुकूल और प्रतिकूल व्यवस्थाएं हर किसी के जीवन में आती हैं। सेम ऐसी ही सिचुएशन मान लो कि आ गई नोस्टॉक के जीवन में। ड्यूरिंग अनफेवरेबल पीरियड मतलब इसका ऐसा काल चल रहा था जो कि बिल्कुल प्रतिकूल था। सम सेल्स ऑफ द ट्राइकोम आर ट्रांसफर्ड इनटू रेस्टिंग स्पोर और अकाइनीड्स। तो ये पूछा जाता है एमसीक्यू कि which of these are resting स्पोर, इनमें से कौन ऐसा स्पोर है जिसको हम रेस्टिंग स्पोर बोल सकते हैं? तो उसमें जू स्पोर वगैरह सब दिए रहते हैं। एग्जाम्पल आपको अकाइनिट याद रखना है। दे हैव एन एडिशनल थ्री लेयर्ड कोट आउटसाइड द नॉर्मल सेल वॉल। मतलब जो अकाइनिट होगा, मान लो इस तरीके से ये क्या था, पूरा ट्राइकोम था, तो जो अकाइनिट का फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से होता है? ड्यूरिंग अनफेवरेबल पीरियड में एक सेल ऐसी होगी जिसका जो बीच में साइटोप्लाज्म है ये बहुत डेंस हो जाएगा, काफी डेंस हो जाएगा, इस तरीके से बहुत ज्यादा डेंस, और इसके ऊपर जिलेटिनस सब्सटेंस की जगह पे इसकी जो वाल है, सेल वाल, वो काफी मोटी हो जाती है और थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर बना लेती है इस तरीके से। ठीक है, द आउटर लेयर इज वेरियसली स्कल्पचर्ड, द प्रोटोप्लाज्म इज फुल ऑफ फूड रिजर्व। मतलब ये भोजन संचय कर लेती है अंदर, इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो काफी डेंसली पैक्ड हो जाता है। स्टोरेज जो है फूड स्टोरेज, फूड रिजर्व फुल हो जाता है इसमें। डेवलपमेंट ऑफ अकाइनिट्स नॉर्मली टेक्स प्लेस इन अ मैच्योर कॉलोनी। मतलब मैच्योर कॉलोनी कहने का मतलब ट्राइकोम जो है मैच्योर हो चुका है, फिर उसमें अकाइनेट्स का डेवलपमेंट होता है। इट इज ऑलवेज द वेजिटेटिव सेल एडजेसेंट टू द हेटेरोसिस्ट। तो ये फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैंने थैलस में ही बताया था आपको, ट्राइकोम में ही, कि जनरली जो अकाइनेट्स होते हैं ये किसके साइड में बनते हैं? ज्यादातर हमेशा आपको हेटेरोसिस्ट के साइड में ये मिलते हैं। विच इज द फर्स्ट टू मेटामॉर्फोज इनटू अकाइनीट। तो ये अकाइनीट के बारे में बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं जिसको आप लोग पढ़ लेना। द अकाइनीट हैव ट्रिमेंडस रेसिस्टेंट फॉर कोल्ड एंड ड्राउट। मतलब भाई अनफेवरेबल कंडीशन कहने का मतलब क्या है? या तो टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा या फिर और कोई फैक्टर ऐसे होंगे जो उस पर हावी हो रहे होंगे, तभी तो समस्या उत्पन्न होगी। तो वही प्रतिकूल परिस्थिति में ही ये अकाइनिट्स बनते हैं। तो इसके ऊपर भाई देखो चीज़ों को समझा करो, प्रतिकूल परिस्थिति है तब अकाइनिट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये हॉट कोल्ड इन सब चीज़ों से बच जाएंगे ना, रेसिस्टेंस करेंगे, प्रतिरोधकता दिखाएंगे। और दूसरा हिंट कहाँ से मिल रहा है? ये सेल्स है नॉर्मल सेल, इसके ऊपर सिर्फ जिलेटिनस सेल है। अब आपने पढ़ा, अभी मैंने बताया कि जो
अकाइनीट है, इसके ऊपर 3 लेयर और बन जाती है। तो ये 3 लेयर बनने का क्या मतलब, प्रकृति ने क्यों इसके पास ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि विपरीत परिस्थिति में ऐसे परत बनाए, ताकि ये कोल्ड हॉट इन चीजों से बच सके। ठीक, तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो होते हैं इन चीजों से रेसिस्ट करते हैं। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, जब फिर से अनुकूल प्रावस्था आएगी, द प्रोटोप्लाज्म बिकम्स एक्टिव एंड ब्रेक्स द थिक आउटर वॉल, जो बाहर वॉल बनी है 3 वो फट जाएंगी, एंड फॉर्म्स अ न्यू ट्राइकोम, तो इससे सिंगल सेल से पूरा ट्राइकोम बन जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको आई होप समझ में मस्त तरीके से आ गई होगी। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं बाई हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट से भी कई सारी ऐसी स्पीसीज हैं जिसमें रिप्रोडक्शन हो सकता है। ठीक, इन सम स्पीसीज ऑफ नोस्टॉक लाइक नोस्टॉक कम्यून, हेटेरोसिस्ट एक्ट एज रेस्टिंग स्पोर। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द हेटेरोसिस्ट of such species becomes functional and germinates to form a new trichome. At the time of germination, the protoplast divides by a transverse wall to form 2 cells. Both these cells dividing again to form 4 cell germin जर्मलिंग। मतलब ये जो डिवीजन हो रहा है यहाँ पे, कैसा डिवीजन हो रहा है, डिवीजन होगा आपका म्योसिस, समसूत्र विभाजन। द थिक वॉल ऑफ द हेटेरोसिस्ट रप्चर्स, मतलब फट जाएगी एट दिस स्टेज, एंड द जर्मलिन कम्स आउट एंड डेवलप इनटू अ न्यू ट्राइकोम। तो ये हो गया आपका हेटेरोसिस्ट के द्वारा। इसके अलावा एंडोस्पोर फॉर्मेशन भी होता है बाय इंडोस्पोर। इंडोस्पोर भाई बैक्टीरिया का स्पेसिफिक फीचर होते हैं। बैक्टीरिया जनरली आपको बैक्टीरिया में इंडोस्पोर एक्जियोस्पोर देखने को मिलते हैं। तो भाई ये साइनो बैक्टीरिया है, क्या है, साइनो बैक्टीरिया है। तो भाई बैक्टीरिया की लक्षणों को कहाँ हटाने देगा ये, तो इसमें भी इंडोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। इन समय स्पीसीज ऑफ नोस्टॉक, ये स्पीसीज याद रखना है, जैसे हेटेरोसिस्ट के द्वारा किसमें होता है, नोस्टॉक कम्यून में। ये चीजें याद रखना है, वरना यहाँ पे क्वेश्चन फंसाएगा आपसे। तो इंडोस्पोर का फॉर्मेशन जैसे नोस्टॉक कम्यून होगा, नोस्टॉक माइक्रोस्कोपिकम। द प्रोटोप्लास्ट प्लाज्म ऑफ द हेटेरोसिस्ट डिवाइड सक्सेसिवली टू फॉर्म इंडोस्पोर। अब इंडोस्पोर का मतलब क्या होता है, जो सेल के अंदर ही स्पोर बन जाए उसको इंडोस्पोर बोलते हैं। जो सेल के बाहर स्पोर बनता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्जियोस्पोर। ये सभी चीजें मैंने आपको इस रिप्रोडक्शन वाले में बताया है। ठीक, अनलाइक अकाइनिड्स द इंडोस्पोर्स आर थिन वॉल्ड, मतलब ये अकाइनेट के जैसे नहीं होंगे, इनके ऊपर बहुत पतली वाल होगी, थिन वाल्ड होगी। एंड हेंस कैन नॉट बी रिगार्डेड एज रेस्टिंग स्पोर्स, तो इसको हम रेस्टिंग स्पोर नहीं बोल सकते हैं। रेस्टिंग स्पोर थिक वाल बनाता है और विपरीत परिस्थितियों में जीने के लिए आश्रय देता है। डिस्टिंग्रेशन ऑफ द सेल स्लट्स रिजल्ट्स in their liberation and the rounded spore later germinate to form a new trichome। तो ये लिबरेशन होता है स्पोर्स का, मतलब लिबरेशन कहने का मतलब जो वाल होती है वो फट जाती है, फिर ये स्पोर्स लिबरेट कर जाते हैं बाहर और नया ट्राइकोम बनाते हैं बाय द जर्मिनेशन। ठीक, जर्मिनेट करके फॉर्म करते हैं। चलिए यहाँ पे आपको इसके स्ट्रक्चर भी हम दिखा देते हैं। और लास्ट मेथड होती ही फ्यूजन ऑफ फिलामेंट। ठीक, ये देखिए यहाँ पे ये हेटेरोसिस्ट है आपका, ये पोलर नोड्यूल्स दिख रहे हैं आपको, ये सेल डिवाइड कर रही है, 1 से 2 सेल बनी, फिर 2 से 4 सेल बन गई है। ये न्यू ट्राइकोम पूरा बना लेगा, आगे चलकर बहुत सारी सेल्स बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिए आप कि हेटेरोसिस्ट से किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इस स्टेजेज ऑफ रिप्रोडक्शन बाई हेटेरोसिस्ट। तो हेटेरोसिस्ट भी मदद करता है रिप्रोडक्शन में। फ्यूजन ऑफ फिलामेंट्स, फिलामेंट का किस तरीके से फ्यूजन होता है, ये अदर मेथड है जिससे कि इसमें रिप्रोडक्शन हो जाता है। Although true sexual reproduction and sex organ are absent in nostoc, मतलब एंड आगे भी देख लो, एज इन अदर ब्लू ग्रीन्स, जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी है साइनोफाइसी या साइनोबैक्टीरियल सेल्स जो हैं उसमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एब्सेंट होता है और सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स भी एब्सेंट होते हैं। At fusion and anastomosis of trichomes have been observed in
nostoc muscorum, and this phenomena can be compared with somatogamy। तो सोमेटोगेमी मतलब दो सेम फिलामेंट आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, जिससे नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। नई स्पीसीज नहीं बनते, मतलब सॉरी, स्पीसीज कैसे बन जाएगी, नहीं, दो फिलामेंट आपस में फ्यूज करते हैं जिससे कि न्यू ट्राइकोम बन जाता है। ठीक है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम इसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन सोमेटोगेमी के लाइक होता है जैसे। ठीक, तो आई होप आपको सभी चीज़ें नोस्टॉक में मस्त तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग मस्त पढ़ाई करते रहो। किसी प्रकार का आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हम मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।